हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जून महीने की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखेंगे जून महीने के सेकेंड वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग 8 से लेकर के 14 जून के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हाल ही में उसमें कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वीकली करंट अफेयर से पूछे गए हैं, तो ये सीरीज आपको जरूर फॉलो करनी है। अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है चेन्नई, यहाँ पर एक स्टार्टअप है जिसको बोलते हैं गरुण एरोस्पेस। ये ड्रोन वगैरह बनाता है और आपको पता होगा कि फरवरी महीने में इसी के द्वारा बनाए गए टोटल 100 किसान ड्रोन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ रवाना किया था। तो ये जो गरुण एरोस्पेस स्टार्टअप है चेन्नई में, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में क्रिकेटर को चुना गया है जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को ये जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है गरुण एरोस्पेस, इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर हाल ही में ब्लू ड्यूक नाम की जो तितली है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। तो सिक्किम राज्य की राज्य तितली कौन सी है? ब्लू ड्यूक। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल एक मेजबान कंट्री भी होता है। इस बार इसका मेजबान था स्वीडन। तो यहाँ पर आपको थीम जरूर बतानी है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है और हर बार लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो होता है ये हमको बताता है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने फूड सेफ्टी के मामले में कितना काम किया है। यानी कि इसमें देखा जाता है उन्होंने अपने नागरिकों को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी के मामले में रैंक किया जाता है और इस बार के इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में रैंक करने के लिए ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है ये इसका चौथा संस्करण है और 2021 और 2022 के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स होता है इसको तैयार करता है भारत का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो इस बार इसका जो चौथा संस्करण जारी हुआ है इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में रैंक करने के लिए टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है बड़े राज्यों की श्रेणी, इसमें टॉप किया है तमिलनाडु राज्य ने, फिर दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे पर है महाराष्ट्र। ज्यादातर केस में जो लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी है इन्हीं के बारे में आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। फिर जो छोटे राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर है गोवा। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें यानी कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर नंबर 1 जो है ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। 8 जून को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये पिक्चर देखकर ही आप समझ गए होंगे, यह है भारत की मशहूर महिला क्रिकेटर मिताली राज। तो इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आपको बता दो जो मिताली राज हैं ये अभी तक जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें ODI और टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान थी। इसके अलावा मिताली राज ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि इस साल इन्होंने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ये बनाया था कि टोटल 6 विश्व कप के अंदर भाग लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। साथ ही ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर के 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है
ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 10,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हो। तो याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। विश्व साइकिल दिवस 2022 के अवसर पर भारत ने किस देश को 15,000 साइकिलें दान की हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। तो इस बार के विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने टोटल 15,000 साइकिलें दान की हैं मेडागास्कर कंट्री को। मेडागास्कर आप जानते हैं ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इस कंट्री को हाल ही में भारत सरकार ने 15,000 साइकिलें दान की हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 जून को भारत ने किस स्थान से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 मिसाइल का हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है और ये परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से। आप जानते हैं ओडिशा के अंदर पहले एक व्हीलर द्वीप हुआ करता था, तो उसी का नाम बदल कर दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहीं से हाल ही में अग्नि 4 जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको बता दूं, जो अग्नि 4 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 4,000 किलोमीटर। तो इसी का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये डेफिनेटली आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके विकास के लिए काम करेगा। उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए ये संस्थान काम करेगा। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? इसको बनाया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। 6 जून को किसने आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ में सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की? तो जैसा कि आप जानते हैं 2022 में भारत की आज़ादी के टोटल 75 साल पूरे होंगे। तो उस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही नई श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कॉइन्स की स्पेशल सीरीज लॉन्च की है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे जो सिक्के हैं इनको आज़ादी का अमृत महोत्सव की डिजाइन के साथ में लॉन्च किया गया है, क्योंकि इन सभी के फ्रंट पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका लोगो बना हुआ है। तो ये जो सभी सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 इनको नई डिजाइन के साथ में लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में NHAI के नाम से जानते हैं, और ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मेन काम है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना। तो इसने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि 5 दिनों के अंदर ही इसने 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई है। तो इससे पहले ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, इसी के चलते इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि 5 दिनों में ही 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई है, और ये अचीव किया गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बता दूं कि इससे पहले ये रिकॉर्ड कतर के नाम था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ दिया है। और अगर आपसे ये पूछ लें कि ये जो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है ये कहाँ पर बनी है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो नेशनल हाईवे नंबर 53 है इसी के ऊपर अमरावती से लेकर के अकोला के बीच में ये 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। एक चीज आपको और बता दूं कि जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला है जिनका नाम है अलका उपाध्याय। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इसका हाल ही में आयोजन किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ये हाल ही में वियतनाम कंट्री की यात्रा पर गए हुए थे 3 दिनों के लिए, और उसी दौरान इन्होंने वियतनाम कंट्री को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है। ये जो नौकाएं हैं इनमें से 5 बोट को भारत में लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया गया था, और बाकी जो 7 बोट हैं उनको वियतनाम कंट्री के अंदर ही बनाया गया था। तो फाइनली अब वियतनाम कंट्री को ये जो 12 बोट हैं ये सौंप दी गई हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जो वियतनाम कंट्री है ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी है हनोई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जून 2022 में रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, इसने हाल ही में रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। यानी कि अभी तक रेपो रेट थी 4.40%, तो इसमें 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी का मतलब है कि 0.5% बढ़ गया है। तो अब ये हो गया है 4.90%। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रेपो रेट तो आज के समय है 4.9%। इसके अलावा जो रेट्स होती हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये दोनों हैं 5.15%। बाकी की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसने अनुमान लगाया है कि जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है 7.2%। इससे पहले भी आरबीआई ने यही अनुमान दिया था और उसी को आरबीआई ने बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक किसको अपॉइंट कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, इसने हाल ही में एशिया प्रशांत विभाग का डायरेक्टर बनाया है एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, जिनका नाम है कृष्ण श्रीनिवासन। तो कृष्ण श्रीनिवासन, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आईएमएफ के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन गए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण पद हैं उनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। जैसे कि आईएमएफ की जो हेड हैं, जिनको बोलते हैं एमडी, उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, और इसके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो एक भारतीय मूल की महिला हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो क्यूएस जो संस्था है ये हर साल दुनिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट निकालता है। तो हाल ही में 2023 के लिए लॉन्च की गई है और इसके अनुसार बताया गया है कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MIT, और ये अमेरिका के अंदर स्थित है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हुई है, इसके बारे में आपको 2 बातें मेनली याद रखनी है। जैसे कि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये अभी मैंने आपको बताया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, ये है कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स में। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा है, तो उसमें आता है नंबर 1 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये भारत की तरफ से सबसे बेस्ट संस्थान है, जिसकी ग्लोबल रैंक है 155। तो कम से कम इस रिपोर्ट के बारे में ये 2 बातें तो आपको याद ही रखनी है। बाकी आप देख सकते हैं कि दुनिया की टॉप संस्थान कौन से हैं और भारत के टॉप संस्थान कौन से हैं। किस राज्य की सरकार ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च की है? तो यहाँ पर आप इसका लोगो देखकर ही समझ सकते हैं कि गोवा राज्य की सरकार ने जो वहाँ के समुद्र तट हैं उनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बीच विजिल, और इसको गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि प्रमोद सावंत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। गोवा की राजधानी है पणजी, और यहीं पर हाल ही में भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है जिसका नाम है धरोहर। ये जो धरोहर नाम का संग्रहालय है ये जीएसटी के ऊपर बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है पणजी गोवा के अंदर। हाल ही में रेलवे के लिए स्टार्टअप नाम से नवाचार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो रेलवे के लिए स्टार्टअप नाम से एक नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेलवे के लिए स्टार्टअप, जैसा कि इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है इसके तहत भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। रेलवे के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने में जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद ली जाएगी। तो इसी इनोवेशन प्रोग्राम का नाम है स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज, और इसकी शुरुआत की है अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र जारी किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। तो चाइना कंट्री ने हाल ही में
चंद्रमा यानी कि मून का एक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये अब तक का चंद्रमा का सबसे डिटेल्ड मैप है जो कि हाल ही में जारी किया गया है चाइना के द्वारा। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो इसके अध्ययन के लिए भारत ने अब तक टोटल 2 मिशन लॉन्च किए हैं। एक तो था चंद्रयान 1 और दूसरा था चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने की इसी साल योजना है, जिसमें लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। 14 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम जो हैं ये 17वीं शताब्दी के एक मशहूर संत और कवि थे। इनका जन्म देहू में ही हुआ था और देहू जो जगह है ये पुणे शहर में है, पुणे महाराष्ट्र में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो महाराष्ट्र के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए थे और इनके इस महाराष्ट्र दौरे से आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है बस। जैसे कि एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है। इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का जो नया आवास है और कार्यालय भवन जिसका नाम है जल भूषण भवन, उसका भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। साथ ही इन्होंने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में बनाए गए भारतीय क्रांतिकारियों की एक नई गैलरी का उद्घाटन किया जिसका नाम है क्रांति गाथा। तो एक्चुअल में मुंबई का जो राजभवन है जहाँ पर यहाँ के राज्यपाल रहते हैं, वहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम का एक अंडरग्राउंड बंकर है और उसी के अंदर ये नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्रांति गाथा। तो इतनी बातें आपको पीएम नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र विजिट के बारे में ध्यान रखने हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का वो पहला राज्य जिसने ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की है ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि जयराम ठाकुर, उन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 लॉन्च की है और इस तरीके से ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है और ये खास इसलिए है क्योंकि जब से ये इवेंट हो रहा है 1927 से, तो तब से लेकर अब तक ये पहली बार भारत में होने वाला है। तो भारत में ये कहाँ पर होगा? पहली बात ये, इसका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ये इवेंट होगा और इसके लिए शुभंकर बनाया गया है थम्बी को, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थम्बी जो है इसको हाल ही में इसका शुभंकर बनाया गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इसके शुभंकर और इसके लोगों का अनावरण किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किसके भाषणों का संग्रह है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामनाथ कोविंद। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके जो सबसे चुनिंदा भाषण हैं उनका कलेक्शन है ये दोनों बुक्स, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स। हाल ही में इसका 4th एडिशन लॉन्च किया था भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? तो यूरोपीय जो पार्लियामेंट है उसमें हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव इस बारे में है कि जो पेट्रोल और डीजल की नई कारें हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। तो ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा सन 2035 से। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास के रूप में ये फैसला लिया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। मई 2022 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो मई 2022 के महीने में सबसे बेस्ट महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन रही, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तूबा हसन। तो तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं, ये मई महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड होता है ये हर महीने के जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो मई महीने के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों में विजेता बने हैं एंजेलो मैथ्यूज जो कि हैं श्रीलंका के, और महिलाओं में बनी हैं तूबा हसन जो कि हैं पाकिस्तान की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो क्या है कि अभी तक प्रसार भारती के जो सीईओ थे उनका नाम था शशि शेखर वेम्पति,
लेकिन 5 साल तक सेवा देने के बाद अभी हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। तो जब तक किसी अन्य व्यक्ति को सीईओ के रूप में अपॉइंट नहीं कर लिया जाता है, तब तक मयंक कुमार अग्रवाल ही ये पद संभालेंगे। तो इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रसार भारती के सीईओ का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जो एचपीसीएल कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी बने हैं एचपीसीएल कंपनी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं सीएमडी। एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, और जो ओएनजीसी कंपनी है उसी की ये सहायक कंपनी है। तो इसके हाल ही में सीएमडी बन गए हैं डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पणजी, गोवा। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, यहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया गया है। ये जो संग्रहालय है, आप जानते हैं गोवा की जो राजधानी है पणजी, ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मांडवी नदी के तट पर ही पणजी शहर में एक बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं ब्लू बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के अंदर ये संग्रहालय बनाया गया है जिसका नाम है धरोहर। तो ये जो संग्रहालय है ये भारत में जीएसटी के निर्माण यात्रा को दर्शाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं, जो जीएसटी है ये भारत के अंदर लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। तो भारत में जीएसटी निर्माण की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है धरोहर, और ये कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी में। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन हुआ है, और इसकी मेडल टैली में टॉप किया है इस बार हरियाणा ने। इस बार के जो गेम्स हुए थे वो आपको पता है हरियाणा में ही हुए थे। हरियाणा का जो पंचकुला शहर है इसको मेजबान बनाया गया था। हालांकि टोटल 5 शहरों में इसके इवेंट आयोजित किए गए थे, तो हरियाणा में ही इसका आयोजन किया गया और हरियाणा ने ही यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 स्थान हासिल किया है हरियाणा राज्य ने, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 52। इसके अलावा इसने टोटल 39 सिल्वर मेडल, 46 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 137 मेडल जीते हैं। तो इस तरीके से इस बार हरियाणा बना है चैंपियन। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति जीनिस एनेज शावेज को 2019 में तख्ता पलट के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोलीविया। तो बोलीविया, जो कि आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ की पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है जीनिन एनेज शावेज, इनको हाल ही में 2019 में तख्ता पलट के आरोप में टोटल 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अगर हम बोलीविया कंट्री की बात करें तो बोलीविया की राजधानी है सुक्रे, और बोलीविया की जो करेंसी है ये है बोलीवियानो। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? इन स्पेस नाम की जो संस्था है इसको भारत के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों में स्पेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था सन 2020 में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो इन स्पेस नाम की जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में। आपको बता दूं कि इन स्पेस का फुल फॉर्म भी होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अंकटाड के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा था? अंकटाड नाम की जो संस्था है ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। तो ये हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, अंग्रेजी में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा एफडीआई मिला है। तो 2021 में अगर हम एफडीआई की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है अमेरिका कंट्री ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इस मामले में भारत का स्थान है टोटल 7th। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 जो ये जारी हुई है, इसको जारी किया है अंकटाड नाम की संस्था ने, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें नंबर 1 पर है अमेरिका, क्योंकि आप देख सकते हैं 2021 के अंदर ये जो डार्क में है, 2021 में
अमेरिका के अंदर टोटल एफडीआई आया है 367 अरब डॉलर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है हांगकांग, चौथे पर है सिंगापुर, पांचवें पर है कनाडा, छठे स्थान पर है ब्राजील और सातवें स्थान पर है अपना भारत। भारत के अंदर 2021 में टोटल एफडीआई आया है 45 बिलियन डॉलर। तो आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान कौन सा है, सातवां है। नंबर 1 पर कौन है, अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत यानी कि एनवाय नियुक्त किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में एक भारतीय व्यक्ति को टेक्नोलॉजी पर अपना एनवाय यानी कि दूत बनाया है। तो यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। सो ये अपॉइंटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टेक्नोलॉजी पर जो अपना दूत बनाया है ये अमनदीप सिंह गिल को बनाया है। कौन सा देश भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो एशिया का फर्स्ट कंट्री जिसने भांग यानी कि कनाबिस की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त कर दिया है यानी कि लीगलाइज कर दिया है, ये कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी है बैंकॉक। तो थाईलैंड ने जो नया डिसीजन लिया है कि यहाँ पर भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इस कंट्री के जो लोग हैं वो भांग की खेती भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन नशे के लिए अभी भी इसका इस्तेमाल वर्जित है, यानी कि नशे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जबकि खेती और व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये पहला कंट्री जो एशियन कंट्री है ये है थाईलैंड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके अभी तक अध्यक्ष थे विनीत जोशी, लेकिन उनकी हाल ही में जगह ली है एक महिला ने जिनका नाम है निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनको हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय ने विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 जो है इसका हाल ही में आयोजन किया गया है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर एक शहर है जिसको बोलते हैं लियोन, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया। अब इस बार के वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो युवाओं की हुई है उसके अंदर भारत ने अभी तक 4 मेडल जीते हैं। हालांकि ये जब पूरा टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें से अभी के लिए सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है और इनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। तो गुरु नायडू सेनापति जो हैं इन्होंने इस बार की यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। सो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इनका नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम जो कि आप जानते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। तो इस पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले जो पहले भारतीय हैं, ये न केवल पहले भारतीय बल्कि पूरे एशिया में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं हासिल किए हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये कौन है? ये है विराट कोहली। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो जो वर्ल्ड बैंक है इसने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022-23 जो कि अभी चल रहा है इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 7.5%। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % होगी? तो फिच रेटिंग्स जो कि अमेरिका की 3 प्रमुख रेटेड ट्रेडिंग एजेंसियों में से एक है, इसने हाल ही में बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 7.8%। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है 7.5%, जो फिच रेटिंग्स है इसने बताया है 7.8%, जबकि जो भारत की आरबीआई है उसने बताया है 7.2%। तो ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है और यहीं पर हाल ही में इसका 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये हुई है जेनेवा के अंदर और इसको को होस्ट किया है कजाकिस्तान ने, यानी कि सह मेजबानी की है कजाकिस्तान कंट्री ने। आपको यहाँ पर बता दूं कि इस सम्मेलन के अंदर, क्योंकि ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, तो इसमें भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। पशुओं के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीके का क्या नाम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? तो एनिमल्स के लिए भारत की पहली जो कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है इसका नाम है एनकोवैक्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सार्स CoV-2 का जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे पशुओं की रक्षा करने में ये जो वैक्सीन है ये सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन के बाद उसके स्थान पर किस कंट्री को चुना गया है? तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि रसिया को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि रूस ने यूक्रेन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है इसमें टोटल 47 मेंबर होते हैं और रूस को निलंबित करने के बाद इसकी जिस कंट्री ने जगह ली है ये कंट्री है चेक रिपब्लिक। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का विषय क्या है? सो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं विश्व रक्तदाता दिवस ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। जो ब्लड डोनर्स होते हैं यानी कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए और ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो विषय है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जून के सेकेंड वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। तो महासागरों के महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। इस बार का विषय है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। फिर 8 जून को ही मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 8 जून को मनाया जाता है। फिर 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बार का जो विषय है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो ये बात आपको याद रखनी है। 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। एल्बिनिज्म जो बीमारी होती है ये एक आनुवंशिक बीमारी है और इसमें शरीर के अंदर मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसके बारे में जो दिवस होता है ये 13 जून को मनाया जाता है। इस बार का विषय है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। फिर इसके बाद 14 जून को जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस बार का विषय है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा जो कि राजस्थान के जयपुर से हैं, ये 2021 में काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी क्योंकि आप जानते हैं 2021 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने टोटल 2 मेडल जीते थे। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक बार फिर से जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है फ्रांस कंट्री के अंदर, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और इसी के कारण ये हाल ही में चर्चा में रही। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक मशहूर पैरा शूटर हैं यानी कि पैरा निशानेबाजी से इनका संबंध है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बनने के लिए पात्र अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद से ही यह CDS का पद खाली है और हाल ही में CDS बनने के लिए जो पात्रता है उसमें बदलाव किया गया है। तो नए नियमों के मुताबिक भारत की जो तीनों सेनाएं हैं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों ही सेनाओं के अंदर जितने भी 3 रैंक के ऑफिसर हैं, इसके अलावा 4 रैंक के जितने भी ऑफिसर हैं वो सभी CDS बन सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम एज लिमिट तय की गई है जो कि है 62 साल।
तो भारत की तीनों सेनाओं के अंदर जितने भी 3 रैंक और 4 रैंक के ऑफिसर हैं जिनकी उम्र 62 साल से कम है वो CDS बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 62 साल। और ये भी आपको बता दूं कि CDS के लिए जो रिटायरमेंट की एज है वो है 3 साल या फिर 65 साल की उम्र, इसमें से जो भी कम होगा उसके हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने मई 2022 में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा देशव्यापी अभियान चलाया? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि आप जानते हैं भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है, तो ये समय समय पर जो रेल यात्री हैं और भारतीय रेलवे है उसकी सुरक्षा के लिए कई सारे ऑपरेशन चलाता है। जैसे कि हाल ही में मई महीने के अंदर RPF ने एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा के लिए ये देशव्यापी अभियान चलाया गया था 3 से लेकर के 31 मई 2022 तक। इसी तरीके से जो RPF है ये कई सारे ऑपरेशन चलाता है जिसके बारे में आप मेरी जो रेलवे की स्पेशल करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने डाली है उसमें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में कौन सा यूनियन टेरिटरी शीर्ष पर है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। तो ये जो रिपोर्ट है आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो देश के नागरिक हैं उनको सेवाएं उपलब्ध कराने में भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं उसी के बारे में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में इसमें टॉप किया है केरल राज्य ने, जबकि अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो उसमें टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी हुई है इसको जारी किया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में रैंक करने के लिए टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर रैंक देख सकते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि यूनियन टेरिटरी में अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल तो सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे बेस्ट प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर का, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर सबसे बेस्ट प्रदर्शन है केरल राज्य का। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो RBL बैंक, जिसका आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, ये मुंबई के अंदर स्थित एक प्राइवेट बैंक है और इसके MD और CEO हाल ही में बन गए हैं R सुब्रमण्यम कुमार। तो R सुब्रमण्यम कुमार जो हैं ये RBL बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं। 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई किस राज्य के अंदर स्थापित होगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार और एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसको बोलते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की जो कंपनी है इसके साथ में हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने एक समझौता किया है जिसके तहत जो राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है ये तेलंगाना के अंदर 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसी के साथ यहाँ पर देश की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई तेलंगाना के अंदर स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों के बीच में भारत का कौन सा स्थान है? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हुआ है जिसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एनवायरमेंट को बचाने में किस कंट्री का कितना योगदान है उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें टोटल 180 देशों को रैंक किया गया है और जो कंट्री यहाँ पर सबसे लास्ट में है यह है अपना भारत, यानी कि भारत की यहाँ पर रैंकिंग है 180 देशों में 180। यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण को बचाने में भारत का जो योगदान है ये 180 देशों में सबसे कम है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ये रिपोर्ट अमेरिका में स्थित एक संस्था है जिसको बोलते हैं येल यूनिवर्सिटी, उसी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में नंबर 1 कंट्री है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर है फिनलैंड। ऐसे ही आप सबसे नीचे देखेंगे तो भारत को यहाँ पर रखा गया है 180वें स्थान पर। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब होता है ये शतरंज के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि FIDE उसके द्वारा प्रदान किया जाता है और अब तक भारत के ऐसे 74 चेस प्लेयर्स हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। तो जो 74th पर्सन बने इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव और ये तेलंगाना राज्य से हैं।
सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर किसको नामित किया गया है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर। तो इसके लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत के मशहूर संगीतकार AR रहमान को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। ये टूर्नामेंट किस देश के अंदर आयोजित किया जाएगा? तो फीफा ई नेशंस कप 2022 जो है ये फीफा के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ई स्पोर्ट्स का एक फुटबॉल कंपटीशन है, जिसका इस बार आयोजन किया जाएगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टूर्नामेंट के लिए भारत ने भी क्वालिफाई किया है और ये पहला मौका होगा जब भारत इस तरह के ई स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा जिसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो सबसे पहले आपको अन्नपूर्णा पर्वत के बारे में बता दूं, ये नेपाल के अंदर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। तो यह दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर हाल ही में एक भारतीय पर्वतारोही ने चढ़ाई की है जिनका नाम है स्कॉलजैग रिगजिन। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बिना किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के इस अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया? दूसरा सवाल है कि जो 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड होगी जिसका शुभंकर है थम्बी, आपको बताना है कि इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जून 2022 के सेकेंड वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स के इसी तरीके से वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।